हेलो, नमस्कार दोस्तों। टीईएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सारस्वत आपके लिए टीचिंग एग्ज़ाम्स स्पेशलिस्ट एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें स्पेशली DEET+V पीजीटी को फोकस किया गया है, जिसमें 120 नंबर की हिंदी से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके अलावा इसमें जो यहाँ पे कवर कराया जाएगा वो लगभग 50 से 60 नंबर का कवर कराया जाएगा। उसके अलावा पीआरटी के लिए DEET+V पीआरटी की बात की जा रही है। उसमें आपकी 40 नंबर की हिंदी आनी है। उसमें से लगभग 20 से ज़्यादा नंबर का यहाँ पे कवर होगा, 30 नंबर की लगभग कवर होगा यहाँ पे। उसके अलावा टीजीटी के लिए भी 30 नंबर का कवर होगा, उसमें भी 40 नंबर की आनी है। ठीक है, यहाँ पर हम सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है और आपको कोशिश करनी है कि आप खुद से नोट्स बनाएं इस वीडियो यहाँ पे सुन के और देख के, जैसा भी बताया जा रहा है उस हिसाब से। आपको नोट्स बनाने के लिए कोई भी 10 सीट से ज़्यादा के नोट्स नहीं बनाने हैं। पहला ये याद रखना है, किसी भी कोई भी मतलब जिस भी आप सीट पे बना रहे हैं या फिर कॉपी पे बना रहे हैं, उसको सबसे पहले आप चाहो जैसे उससे 4 भागों में बना लीजिए, डिवाइड कीजिए, और जिसमें से आप चाहो तो 5 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रखना है आपको, ये वाला, यहाँ पे आप जो भी रखोगे उससे बहुत ही ध्यान से रखना। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे जो भी इस टॉपिक से बाहर की चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कोई भी पुस्तक का नाम आया, उसके रचयिता का नाम आया, तो वहाँ पे नोट की जा सकती है। चलिए, इसके अलावा यूपी जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ही मददगार साबित है, पीजीटी हिंदी के लिए स्पेशल। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। यहाँ पे हम भाषा को कवर करेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा विकास काल, इसके अलावा वर्ण व्यवस्था, व्याकरण व शिक्षण, हिंदी का स्थान क्या है। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास काल, भाषा शिक्षण करेंगे, कौशल करेंगे, विशिष्ट बालक, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड, ये आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस में मिलेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन में, जिसमें से लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है। आपका टीजीटी पीजीटी और पीआरटी तीनों ये केवल DEET+V वाले एग्जाम में फ़ायदा करेगा। ठीक है, इसके अलावा भाषा मापन व मूल्यांकन और पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, ये यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अभी चलिए सबसे पहले भाषा की शुरुआत करते हैं। भाषा का अर्थ एवं स्वरूप। सबसे पहले था भाषा, टॉपिक था हमारा फर्स्ट जो कंटेंट में था भाषा, उसका सबसे पहले अर्थ एवं स्वरूप देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले परिचय से शुरुआत करते हैं। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहते हुए उसे विचार विमर्श की आवश्यकता तो होती ही है, अर्थात संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए भाषा का विशेष महत्व है। जैसे जैसे प्राणियों का विकास हुआ है, भाषा का भी विकास उसी के साथ साथ होता गया है, चाहे वह पशु पक्षियों की भाषा हो या मानव की। सभी प्राणी भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इन भाषाओं के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य भावों और इच्छाओं को प्रकट करना ही होता है। भाव की अभिव्यक्ति के लिए अनेक माध्यमों का सहारा लिया जाता है, जैसे स्पर्श करना, चुटकी बजाना, आँख घुमाना, गहरी सांस छोड़ना। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें श्रोता तथा वक्ता अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करते हैं। अभी चलिए आते हैं भाषा क्या है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से निष्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ है व्यक्तवाणी, अर्थात कहना व बोलना। आपका जो संस्कृत भाषा की भाष धातु है, ये 2014 के आसपास आया हुआ है। ठीक है, किसी भी वस्तु की स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। फिर भी भारतीय आचार्यों से लेकर पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा को अपने अपने चिंतन के अनुसार विभिन्न ढंग से परिभाषित किया है। संस्कृत आचार्यों की बात करें तो अमरकोश में भाषा को वाणी का पर्यायवाची बताया गया है।
अभी ये आप जो आपने बनाया था ना, जो नोट्स में यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो यहाँ पे बनाओगे उसमें लिख सकते हो अमरकोश नाम की पुस्तक है। इसका दूसरे नाम नामलिंगानुशासन या रामलिंगानुशासन से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एंशियंट इंडियन स्कॉलर अमर सिम्हा द्वारा लिखी गई है। चलिए, ठीक है, महर्षि पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी महाभाष्य में भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है, जो वाणी से व्यक्त हो वह भाषा कहलाएगी। और भर्तृहरि ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है, शब्द व्यापार अर्थात भाषा दो बुद्धिजीवियों के बीच विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। ठीक है, अगर जो पश्चिमी साइड के विद्वान हैं उनकी बात करें तो मैक्स मूलर ने कहा है, भाषा और कुछ नहीं, केवल मनुष्य की चतुर बुद्धि द्वारा एक ऐसा आविष्कार है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को तत्परता तथा सरलता से दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट करेंगे जो थोड़े बहुत रिलेट रखें। ठीक है, क्रोचे ने परिभाषा दी है, भाषा स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है। आधुनिक भारतीय भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा माने तो बाबूराम सक्सेना ने बहुत ही स्पष्ट और सही दी है। सही तो खैर सबकी अपने अपने हिसाब से है। जिन ध्वनि प्रतीकों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, ऊपर जो भी आपको परिभाषाएं बताई गई हैं उन्होंने सभी में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं। वैज्ञानिकता को दृष्टि में रखकर भाषा की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिनके द्वारा अपने भाव विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें तीन बातें सामने आई हैं। एक तो भाषा यादृच्छिक संकेतों पर आधारित है। ठीक है, भाषा व्यवस्था पर आधारित है, भाषा ध्वनि संकेतों पर आधारित है। पर कैसे, चलिए अभी देखते हैं। भाषा यादृच्छिक संकेतों पर आधारित है। ठीक है, किसी भी भाषा के शब्द तथा अर्थ में कोई भी तर्क संगत संबंध नहीं होता है। यदि शब्द विशेष में अर्थ का संबंध तर्क संगत होता तो प्रत्येक वस्तु के लिए सभी भाषाओं में एक ही वस्तु के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग नहीं होते। जैसे संस्कृत में बालक शब्द का प्रयोग होता है, इंग्लिश में बॉय और हिंदी में वही लड़का कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार संस्कृत में वृक्ष कहा जाता है, इंग्लिश में ट्री और हिंदी में पेड़, जबकि ये एक ही होना चाहिए था। ठीक है, अतः यह यादृच्छिक संकेतों पर आधारित है, बनावटी कुछ भी बात। ठीक है, अगला है भाषा व्यवस्था पर आधारित है। व्यवस्था पर कैसे है? व्यवस्था का अर्थ शब्द विशेष को अर्थ से जोड़ देना है और समाज में उसका प्रयोग, प्रचलन और प्रसिद्ध होना है। भाषा में व्यवस्था होती है, यह व्यवस्था के अनुसार, इस व्यवस्था के अनुसार ही धीरे धीरे सामान्य शब्दों जैसे घर, पानी, गाय आदि का बालक प्रयोग करने लगता है। वह जानने का प्रयास नहीं करता इन वस्तुओं या जीवों को ये नाम क्यों दिए गए। यदि यह वह प्रयत्न भी करे तो प्रत्येक स्थिति में वह सफल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह व्यवस्था प्रवाह की रूढ़ी स्थिति है। अगला, भाषा ध्वनि संकेतों पर आधारित है। ठीक है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत जिस भाषा का अध्ययन किया जाता है वह मनुष्य के मुख्य अवयवों से उच्चारित होती है। इस प्रकार भाव की अभिव्यक्ति की स्पर्श तथा संकेत आधारित भाषा इससे अलग हो जाती है, अर्थात इसके अंतर्गत वाचित तथा लिखित भाषाएं ही आएंगी। देखिए, अब भाषा की प्रकृति जानने की प्रयास करते हैं, यानी नेचर ऑफ लैंग्वेज। भाषा के क्या क्या गुणधर्म हैं? भाषा के सहज गुणधर्म को भाषा के अभिलक्षण या उसकी प्रकृति कहा जाता है। इसे भाषाओं की विशेषताएं भी कहते हैं। ठीक है, भाषा अभिलक्षण को दो भागों में व्यक्त करते हैं। पहला, जो सभी भाषाओं के लिए मान्य हो,
और दूसरा जो किसी भाषा विशेष के लिए मान्य हो। जो विशेषता किसी भाषा विशेष में पाई जाए वह भाषा विशेष के लिए हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर हम दोनों को कॉमन देखेंगे। पहला सबसे भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, अर्थात भाषा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवहार है। हाँ, हम भाषा के सहारे अकेले में सोच सकते हैं या चिंतन करते हैं, किंतु यह भाषा किसी सामान्य यादृच्छिक ध्वनि संकेतों पर आधारित भाषा से अलग होती है। भाषा का विकास समाज में हुआ है, उसका अर्जन और प्रयोग भी समाज में होता है। अर्थात बालक जिस समाज में पैदा होता है, पलता है, वह उसी समाज की भाषा सीखता है। दूसरा, भाषा अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक। अभी ये देखें कैसे है। भाषा एक अर्जित निधि है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को इसे समाज में रहकर ही सीखना पड़ता है। भाषा का अर्जन उसी प्रकार होता है जैसे बालक समाज में रहकर अन्य आचरण और क्रियाकलापों को सीखता है। भाषा उसे पैतृक संपत्ति के समान प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसे प्रयास करके स्वयं अर्जित करना पड़ता है। अच्छा, एक उदाहरण लीजिए। यदि किसी भारतीय बालक को शिशुकाल अवस्था में 1 से 2 वर्ष की अवस्था मान लीजिए किन्हीं विदेशी भाषी लोगों के साथ रहने का अवसर दिया जाए, तो वह उनकी भाषा बोलेगा, न कि अपने माता पिता की भाषा। ठीक है, अगला है भाषा व्यवहार अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। ठीक है, भाषा अनुकरण से आएगी। बालक अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से स्वयं ही भाषा सीखता है। कहने का तात्पर्य है कि शिशु बौद्धिक विकास के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की ध्वनियों को अनुकरण के आधार पर उन्हीं के समान प्रयोग करने का प्रयत्न करता है। आरंभ में वह आ, मा, बा जैसी ध्वनियों का अनुकरण करता है, फिर धीरे धीरे सामान्य शब्दों को अपना लेता है। यह अनुकरण से ही संभव हो पाता है। ठीक है, और वो भी तब जब व्यावहारिक वातावरण प्राप्त हो। उदाहरण के लिए किसी बालक को अगर निर्जन जंगल में छोड़ दिया जाए, निर्जन स्थान पर छोड़ दिया जाए, जहाँ बालक से कोई बातचीत नहीं करेगा, तो वह बालक बोल नहीं पाएगा, क्योंकि व्यवहार के अभाव में उसे भाषा का ज्ञान नहीं हो पाएगा। मोगली एक इसका एक्सेप्शन है, उसे छोड़िए। ठीक है, अगला है भाषा में समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है। जी बिल्कुल होता है। भाषा का स्वरूप आंगिक, चित्रात्मक तथा क्रियात्मक अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है। अर्थात उन ध्वनि संकेतों को जिस समाज में प्रयोग किया जाए वह उस समाज द्वारा मान्य हो, उस समाज के सदस्यों द्वारा मौखिक तथा लिखित रूप में आपस में अच्छी तरह से बोला जा सके, लिखा जा सके, पढ़ा जा सके या समझा जा सके। ठीक है, या नहीं तथा। ठीक है, जैसे अभी आपके यहाँ पे आके कोई, आप बंगाली नहीं हो, नॉन बंगाली हो, तो अगर कोई आके बंगाली बोले तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, भाषा चिर परिवर्तनशील और गतिशील होती है। ठीक है, अभी वो कैसे होती है। संसार की प्रत्येक वस्तुओं के समान भाषा भी स्थिर नहीं है, जड़ और स्थिर नहीं है, बिल्कुल ही परिवर्तनशील है। भाषा किसी भी देश की भाषा एक काल और दूसरे काल में एक जैसी नहीं रहती, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य आ ही जाते हैं। भाषा की उपमा प्रवाहमान जलस्रोत नदी से की जा सकती है, जो पर्वत से निकलकर लगातार समुद्र तक बहती है, जो आज भी गतिशील है। और भाषा भी इस नियम से अछूती नहीं है। अगला है कठिनता से सरलता की ओर चलती है भाषा। ठीक है, विभिन्न भाषाओं के ऐतिहासिक अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भाषा का प्रवाह कठिनता से सरलता की ओर चलता है।
मनुष्य का यह जन्मजात स्वभाव है कि वह कम परिश्रम द्वारा अधिक कार्य करना चाहता है। इसी स्वभाव के कारण बहुत सारे शब्द हैं, जैसे डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब कह देते हैं, वीरेंद्र सहवाग को वीरू वीरू नाम से, महेंद्र सिंह धोनी MSD अर्थात माही नाम से भी जाना गया। ठीक है, वो इसी का कारण है, कठिनता से सरलता की ओर। हमें वो सभी काम पसंद हैं जो सरल हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमाएं होती हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा और निश्चित क्षेत्र दूरी होता है जिसमें वह भाषा प्रयोग होती है। इसीलिए एक पुरानी कहावत है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। अर्थात एक भाषा दूसरी भाषा से कम या अधिक भिन्न हो सकती है, किंतु भिन्नता अवश्य होगी। इसी प्रकार एक निश्चित सीमा के पश्चात दूसरी भाषा की भौगोलिक सीमा प्रारंभ हो जाती है। उदाहरण के लिए असमी भाषा असम की सीमा में प्रयोग की जाती है और फिर बंगाल की भाषा की सीमा शुरू हो जाती है। उसी प्रकार तमिल भाषा तमिलनाडु में, और उसी का पहले एक भाग था आंध्र प्रदेश, जिसमें तेलुगु भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश शुरू हुआ और अब हिंदी का प्रयोग। आप सभी का एक साथ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अभी आगे भाषा के विभिन्न रूपों पर देखिए। भाषा के मुख्य रूप पे 2 रूप हैं। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के 2 रूप हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। इसमें आपको बस यही समझना है, आप सब कुछ समझे हुए हो। मौखिक भाषा का अस्थायी रूप है, लेकिन लिखित रूप स्थायी है। ठीक है, अभी लिपि क्या है? अभी लिपि है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, लेकिन लिपि क्या है? ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप को ही निश्चित और स्थायी रूप देने के लिए लिखित रूप प्रदान किया गया है। समाज को एक दूसरे से जोड़ने में भाषा का लिखित रूप महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, लिपि भाषा को मानकता प्रदान करती है। साहित्य का सृजन, उन्नयन, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका हस्तांतरण लिखित रूप में ही अच्छी तरह हो सकता है। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। भाषा के अन्य रूप में आएंगे। सबसे पहले मातृभाषा, इसे बहुत ही ध्यान से समझना। मातृभाषा अर्थात माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बालक के साथ जिस भाषा में बातचीत होती है वह बालक की मातृभाषा होती है, और उसे बालक खुद से अनुकरण करके स्वयं ही सीख जाता है। यह बालक की पहली भाषा प्रथम भाषा होती है, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। बालक खुद से सीखेगा और माता पिता परिवार इसी भाषा को बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यह मातृभाषा का संकुचित अर्थ है। विस्तृत क्या है फिर? मातृभाषा किसी क्षेत्र विशेष की वह भाषा है जिसमें रहने वाले व्यक्ति अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान मौखिक और लिखित रूप में करते हैं। ठीक है, जैसे हरियाणा के रहने वाले लोग मौखिक रूप में हरियाणवी बोलते हैं, लेकिन प्रयोग लिखने में नहीं यूज करते हैं, अतः उनकी मातृभाषा हिंदी कहलाएगी। इसी प्रकार ब्रजभाषी भोजपुरी इन बोलियों पर भी लागू होती है, इनकी मातृभाषा भी हिंदी ही होगी। ठीक है, अब आते हैं राजभाषा अधिनियम 1976 पर। सबसे पहले देखिए राजभाषा क्या है। किसी प्रांत में सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे प्रांत की या प्रदेश की विशेष रूप से ध्यान देना, उसे उस प्रदेश की राजभाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु की राजभाषा तमिल, कर्नाटक की कन्नड़, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, बंगाल की बंगाली। ठीक है, हमारा राष्ट्र एक बहुभाषी राज्य है।
बहुभाषी राष्ट्र है। राष्ट्र और राज्य को एक रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए एक राज्य या राष्ट्र की भाषा का होना अनिवार्य है। राजभाषा अधिनियम क्या कहता है 1976 का? ये कहता है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को अधिकार दिया गया था कि वह अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। 1963 में नियम दिया गया था धारा 8 के अंतर्गत कि वह अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 343 का प्रयोग करके राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए समय समय पर प्रशासन के आदेश जारी होते रहे हैं। नियम 1976 को भारत के राजपत्र में या श्वेत पत्र में अधिसूचित किया गया। इनका नाम राजभाषा नियम 1976 रखा गया। इन नियमों की 3 मुख्य विशेषताएं रही हैं, ठीक है। जो आपका ये है, ये जो आपके हैं यूपी, एमपी, एचआर, इन्हें ए श्रेणी में बोला गया है, ठीक है। जो श्रेणी ए के राज्य हैं वो ये हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनिए, जो ए श्रेणी के क्षेत्र हैं या ए क्षेत्र में जो स्थित हैं, इसमें आएंगे आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र जो भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा अंडमान निकोबार, इसमें व्यक्ति कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में भेजे जाएंगे, ठीक है। किसी खास परिस्थिति में अगर कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा, ठीक है। कोई भी कार्यालय से आपको पत्र आएगा तो वो हिंदी में आएगा। अगर इंग्लिश में आता है, अगर आप इन राज्यों से हैं, अंडमान निकोबार और जोड़ लेना इसमें, तो आपको हिंदी में ही मिलेगा। और अगर अंग्रेजी में होगा तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा, ठीक है। अभी चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये 20 श्रेणी के राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, ठीक है। चलिए अब 20 श्रेणी में क्या है? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, ये जो आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें प्रशासनों को भेजे जाने वाले पत्र मुख्य रूप से हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा। इन राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में भेजे जा सकते हैं। यहाँ पे आपका ये नियम लागू नहीं होगा जो ए क्षेत्र वाले हैं कि उसका अनुवाद भेजा जाए, ठीक है। अभी अगला क्या है? अगला देखिए, जो शेष बचे हुए राज्य हैं जो ए और बी इन दोनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, उनमें क्या है? कार्यालय या व्यक्ति को पत्र अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। ध्यान रखना, अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। इन राज्यों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों से क्षेत्र ए में जो आ रहे थे और बी में आ रहे थे, उसमें भेजे जाने वाले पत्र केवल अंग्रेजी व हिंदी किसी भी भाषा में हो सकते हैं। पहले में क्या है? हिंदी में भेजे जाएंगे, और अगर अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उसका अनुवाद भेजा जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या है? हिंदी में भेजे जाएंगे और हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी व्यक्ति को पत्र भेजा जा सकता है, ठीक है, नोटिस वगैरह जिसे बोलते हैं। और जो शेष है उसमें अंग्रेजी में भेजे जाएंगे, और कार्यालय से यहाँ से जो भी जाएंगे वो पत्र, वो या तो हिंदी में जाएंगे या अंग्रेजी में, किसी में भी जो इनकी इच्छा है, ठीक है। ये 3 नियम हैं। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना है इसमें कि ये जो नियम बनाए गए हैं, ठीक है, इसमें 1-2 बात और है। अगर कोई पत्र हिंदी में प्राप्त हुआ है तो उसका उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाएगा। जैसे आपने कोई भी किसी कार्यालय को पत्र भेजा है, आपने हिंदी में भेजा है तो आपको उसका उत्तर हिंदी में ही मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा
जिन कार्यालयों में 80% या उससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान है। पहले ही पूछा जाता है आपको हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान है या नहीं है, तो उन्हें हिंदी शिक्षण और सूचनाओं में प्रवीण हैं, तो उन्हें उनसे हिंदी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाएगा। ये नियम सबसे ज़्यादा कहाँ पे लागू होते हैं, जो अभी बोला है अंडमान निकोबार में तो खैर हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलना ज़रूरी है तभी जाओगे। उसके अलावा दमनदीप, लक्षद्वीप, उन पे ये सबसे ज़्यादा नियम लागू होता है, याद रखना जिस भी कार्यालय में जाओ। चलिए ठीक है, वो बात की बात है, उससे छोड़ो। और ये इन नियमों की एक और है, ये नियम तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका राजभाषा अधिनियम। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब जानते हैं सांस्कृतिक भाषा क्या है भाई साहब। चलिए, सांस्कृतिक भाषा किसी भी जाति या समाज की कला, ज्ञान भंडार, व्यवहार, सभ्यता, आचार विचार जिस भाषा में सुरक्षित रहते हैं वो वहाँ की सांस्कृतिक भाषा कहलाएगी। हर सभ्य और शिष्ट समाज की अपनी संस्कृति होती है। उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा की सांस्कृतिक भाषा है, भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत है। इसी प्रकार यूरोप की सांस्कृतिक भाषा ग्रीक और लैटिन है। उन क्षेत्रों में प्राचीन ज्ञान की गरिमा, संचित भंडार और इतिहास निहित है। ठीक है, अगला प्रादेशिक भाषा। किसी विशेष प्रांत में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा होती है। कश्मीर घाटी के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने के कारण कश्मीरी प्रादेशिक भाषा है उनकी। ठीक है, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा प्रादेशिक भाषाओं का विकास हुआ। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा प्रादेशिक भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, कोठारी आयोग का नाम सुना होगा। 1964 से 1966 के अंतर में इसने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसके अनुसार, किसी दिन ये भी पढ़ाएंगे, आएगा इसी में, बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है, टॉपिक लेंगे इसे। उसके अनुसार बालकों को त्रिभाषा पढ़ाई जाएगी, यानी 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जिसमें से एक प्रादेशिक भाषा भी होगी। ठीक है, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की कोई प्रादेशिक भाषा जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सीखें, और उत्तर भारत के लोग दक्षिण भाषा की प्रादेशिक भाषा सीखें। ठीक है, भारतीय संविधान में असमिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, संस्कृत और हिंदी को सम्मान प्राप्त है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा हिंदी का प्रयोग करते हैं, अतः इनकी राजभाषा या प्रादेशिक भाषा हिंदी है। अगला अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तकनीक और वैज्ञानिक विकास के कारण सभी देश आपस में एक दूसरे के समीप आ गए हैं और एक दूसरे से पीपल टू पीपल कनेक्शन हो गया है। तो एक राष्ट्र की गतिविधियां दूसरे राष्ट्र को जरूर प्रभावित करती हैं। अभी आपने ट्विटर पर कुछ टाइम पहले देखा होगा, कौन सा था, किसान प्रोटेस्ट को लेके कुछ विदेशी लोग थे, क्या नाम था, मियाँ खलीफा नहीं, अरे क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं है, अमेरिकी पॉप जो वो थी जिसने ट्वीट किया था, रिहाना, देखा होगा उसने वहाँ पे, वो भी हमसे जुड़ गई। बताइए उसका क्या काम था। चलिए खैर छोड़िए, वो अलग बात है। कोई भी राष्ट्र अकेला नहीं रह सकता है, ये इसी का परिणाम है। ठीक है, विचारों, व्यवहारों और व्यापारों का आदान प्रदान करने के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय भाषा उसे कहेंगे जिस भाषा के माध्यम से एक देश दूसरे देशों के साथ विचार, व्यवहार, व्यापारों का आदान प्रदान करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा प्राप्त हो जाएगी। आज अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, अगला है मूल भाषा। भाई साहब, मूल भाषा क्या होती है? चलिए मूल भाषा भी बताते हैं अभी। मूल भाषा, चलिए ठीक है, मूल भाषा देखते हैं। ऐसी भाषाएं जो एक ही वंश मूल से निकलकर विकसित हुई हैं, एक ही भाषा परिवार का निर्माण करती हैं। जो भाषा किसी भी भाषा परिवार की जन्मदायिनी मानी जाती है, उसे उस परिवार की
सभी भाषाओं की मूल भाषा कहा जाता है। मूल भाषा से आपको मानक भाषा जान लेनी चाहिए, ठीक है। मानक भाषा, ठीक है। मानक भाषा कहते हैं समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को मानक भाषा कहा जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना, समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को मानक भाषा कहा जाता है, ठीक है। हम मूल भाषा पे वापस आते हैं। जो भी एक ही भाषा परिवार के होते हैं उन्हें जो भी कई भाषा मिलकर एक ही भाषा परिवार का निर्माण करती हैं वो मूल भाषा कहलाती है, ठीक है। भारत में 2 भाषा परिवार प्रचलित हैं। एक भारत यूरोपीय जिसे भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। उत्तर भारत की सभी भाषाएं आर्य परिवार की मानी जाती हैं। भारत यूरोपीय में भारत के भारोपीय परिवार में, ठीक है। और जो बाकी हैं दक्षिण साइड की हैं वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है, जिसमें मुख्य भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि शामिल हैं, ठीक है। सभी जो आज की भाषाएं हैं, भारत की जो भी भाषा है उनकी मूल भाषा वैदिक संस्कृत मानी जाती है और जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि की मूल भाषा ग्रीक और लैटिन मानी जाती है। विश्व में करीब 12 भाषा परिवार मौजूद हैं, ठीक है। अब आएंगे राष्ट्रभाषा पर। अभी राष्ट्रभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मानक भाषा को भी डिटेल में किया जाए। अच्छा चलिए, मानक भाषा किसी भाषा क्षेत्र में पढ़े लिखे और शिष्ट व्यक्तियों द्वारा विचार विनिमय, शिक्षा कार्य, व्यापार, साहित्य, धर्म, राजनीति में जिस भाषा का प्रयोग होता है वह उस क्षेत्र की आदर्श भाषा या मानक भाषा मानी जाती है। यह भाषा व्याकरण सम्मत होती है। चलिए ठीक है। देवनागरी लिपि में लिखित खड़ी बोली हिंदी को ही 1950 में भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उसे राजकाज की मानक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। अभी राष्ट्रभाषा पर आइए, इन्हें तो छोड़िए। राष्ट्रभाषा, हमारा भारत बहुभाषी प्रदेश है जिसमें विभिन्न प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। एक संप्रभु राष्ट्र में अपनी एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है, लिखित संविधान होता है, राष्ट्रीय चिन्ह होता है, राष्ट्रीय प्रतीक होता है। उसी प्रकार एक राष्ट्रीय भाषा भी होती है। भारत में बहुत प्रचलित भाषाएं हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को प्राप्त है। यह गौरव की बात है। भारत में 179 भाषाएं हैं, 544 बोलियां हैं। 8वें शेड्यूल के अंतर्गत 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जिसमें से हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़ बहुत विचार विमर्श के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हुआ है। भारत के अधिकांश प्रांतों की यह मातृभाषा या राजभाषा है। इसे आसानी से पढ़ा, बोला और समझा जा सकता है, ठीक है। अभी आगे क्या कहता है, अभी देखिए, बोली देखिए, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा एक ना एक, ठीक है। और यूपी वाले जो भी हों, यूपी के एग्ज़ाम दे रहे हों, पीजीटी वाले या टीजीटी हिंदी वाले, तो वो ध्यान से सुने। और DSSS में तो आता ही आता है, यहाँ पीजीटी में, पीआरटी और टीजीटी में तो नहीं आता है, कभी देखा नहीं है। टीजीटी में आया हो तो आ गया हो, पीआरटी में तो नहीं आता है, और पीजीटी में तो 100% आएगा, ठीक है। चलिए, बोली भाषा का ही एक रूप है। अंतर केवल इतना है कि बोली भाषा का एक क्षेत्रीय रूप है, ठीक है। हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार दूर दूर तक है। इसमें मुख्य रूप से दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड आते हैं। हिंदी इतने बड़े क्षेत्र में बोली जाती है जिसके कारण अनेक बोलियों में विभाजित किया गया है। इन बोलियों को 5 बोलियों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ठीक है। बंगाली नहीं, वो बंगाली नहीं, वो बांग्ला भाषा आती है, ठीक है। अभी ये हमारी हिंदी की 5 बोलियां हैं। अभी इनमें से क्या होगा, पश्चिमी हिंदी बोली वर्ग को देखते हैं पहले, ठीक है।
पश्चिमी हिंदी बोली जो है इसमें 5 भाषा, इसमें कितनी है, पाँच बोलियां हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली दिल्ली मेरठ के आसपास के इलाकों में बोली जाती है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। हरियाणवी हरियाणा और पंजाब और दिल्ली के देहाती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बोली जाती है। इसकी प्रमुख बोलियाँ जाटू और बांगरू हैं। हरियाणवी में लोक साहित्य की रचनाएं भी मौजूद हैं, ध्यान रखना भाई साहब। अच्छा, बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा छतरपुर, झांसी और यहाँ के आसपास के जो झांसी की रानी वाला जो बुंदेलखंड साइड है ना, वहाँ की बुंदेली भाषा है। और कन्नौजी भाषा कन्नौज के आसपास जैसे इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में। ठीक है, कुछ लोग इसे जो कन्नौजी भाषा है इसे ब्रज भाषा भी मानते हैं। ठीक है, ब्रज भाषा से बहुत ही मिलती जुलती है ये कन्नौजी भाषा और ब्रज भाषा, एक ही लगभग सेम उसमें आती हैं। खैर छोड़िए, अलग अलग हैं यहाँ पे, वो समझिए। अभी पूर्वी हिंदी में आती हैं आपकी अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। अवधी भाषा अयोध्या के आसपास बोली जाती है। इलाहाबाद, उन्नाव, रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ, फतेहपुर। ठीक है, इसमें तुलसीदास, जायसी, कुतुबन, उस्मान ये अवधी भाषा के रचयिता रहे हैं, उसके प्रमुख जो रहे हैं। ठीक है, अभी बघेली भाषा, बघेली में लोक साहित्य मौजूद है। ये बघेलखंड के आसपास बोली जाती है राजपूतों के आधार पर। रीवा, सतना और मेरठ आदि इसका क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ में बोली जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से बिलासपुर, कोरिया, रायपुर और दुर्ग आदि में बोली जाती है। अभी अगली देखिए, अगली है राजस्थानी भाषा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था, कौन सा ये वाला, पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, अब राजस्थानी पे आते हैं। ठीक है, राजस्थानी 4 भागों में है, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी की भाषा जो है वो यहाँ पे लिख लेना, मारवाड़ी भाषा, यहाँ पे मेवात की भाषा, ये मालवी है उत्तरी और दक्षिणी, नहीं रुकिए, पश्चिमी मारवाड़ी है, पूर्वी जयपुरी है, उत्तरी मेवाती है और दक्षिणी मालवी है। ठीक है, अभी जैसा कि इनसे नाम से ये दक्षिण में इंदौर, उज्जैन के आसपास वाली, और ये हरियाणी के प्रभाव वाली है। जो हरियाणा के प्रभाव वाली भाषा है वो राजस्थानी उत्तरी है, उत्तर में मिलता है ना हरियाणा और राजस्थान। अभी पूर्वी में जयपुरी है, जो पूरी जो मानी जाती है, जो मध्य में है, ये उत्तर प्रदेश के से मानी जाती है। और पश्चिमी जो राजस्थान की मुख्य भाषा मानी जाती है, इसे ही मानते हैं। ठीक है, खैर छोड़िए, वो तो अलग बात है। आपको बस ये याद रखना है, ये 4 हैं और इनके उपनाम। पश्चिमी राजस्थानी में आएगी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी में आएगी आपकी जयपुरी, उत्तरी में मेवाती और दक्षिणी में मालवी। ठीक है, अभी पहाड़ी भाषा है, दो रूप में है, पश्चिमी और मध्यवर्ती पहाड़ी। अभी मध्यवर्ती पहाड़ी को गढ़वाली और कुमायूनी इन 2 भागों में विभाजित कर रखा है। पश्चिमी पहाड़ी पंजाब के आसपास उत्तर पूर्वी तक बोली जाती है, चंपा, शिमला और चकराता आदि में। इसमें लोक साहित्य मौजूद है। और मध्यवर्ती, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी ये 2 भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, उपबोलियाँ हैं। पहाड़ी क्षेत्र है तो इसीलिए। ठीक है, अभी वो अब देख लेना। गढ़वाली गढ़वाल से है, कुमायूनी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली आदि से है। अभी बिहारी देखिए, बिहारी भाषा देखिए। चलिए, बिहारी भाषा में 3 भाषा आती है, भोजपुरी, मगधी और मैथिली। ठीक है, इतना ही याद रखो बस, राजभाषा नियम। अच्छा चलिए, अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। चैप्टर को आज को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले आपको ये आंसर चाहो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, या फिर ठीक है आपको खुद से आनी चाहिए, देना चाहो तो आप आंसर दे सकते हो। राजभाषा अधिनियम 1976 के 3 नियम, तीनों नियम किस राज्य में लागू नहीं होते? ठीक है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारतवर्ष की सांस्कृतिक भाषा क्या है?
त्रिभाषा सूत्र किस आयोग की सिफारिश है? आंध्र प्रदेश की राजभाषा क्या है? और आपको एक और क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इसके अलावा उसे राइटिंग में करना है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। राधे राधे।